Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो कॉलम में। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के विषय में। जम्मू कश्मीर के विषय में हम इस संदर्भ में बात करने जा रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने हाल ही में वहां पर अपना दौरा किया था और इस दौरे से पहले हमने देखा कि अक्टूबर के महीने में एक बार ऐसा लगा कि आतंकवादी गतिविधियों में फिर से इजाफा हुआ है, कुछ वृद्धि हुई है और लगभग दर्जन भर ऐसे इंसिडेंट्स हुए और इसके बाद ये सवाल उठाए जाने लगे कि क्या केंद्र सरकार की कश्मीर को लेकर जो रणनीति है वह कामयाब है या नहीं है, या आने वाले समय में कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार की क्या रणनीति रहेगी। तो आने वाले समय में मोदी सरकार की कश्मीर को लेकर क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे कुछ बिंदुओं पर। पहली बात, जो हमारी सरकार के अंदर लोगों से बातचीत हुई है, जो कश्मीर को ट्रैक करते हैं उन लोगों से भी हमारी बातचीत हुई है, तो उस सारी बातचीत के आधार पर मैं आपके साथ ये बात साझा कर सकता हूं कि इसको हम मूलतः आप कह सकते हैं कि तीन भागों में इस रणनीति को बांट सकते हैं। पहला राजनीतिक दृष्टि से, दूसरा सुरक्षा की दृष्टि से और तीसरा कि क्या चैलेंजेस मोदी सरकार के सामने है। तो पहले राजनीतिक दृष्टि से आने वाले दिनों में क्या रणनीति रहेगी उसके संबंध में बात करते हैं। तो कश्मीर को लेकर राजनीतिक दृष्टि से एक बात बड़ी स्पष्ट है कि केंद्र सरकार डायरेक्टली कश्मीर की जनता से एंगेजमेंट करने की रणनीति पर चलेगी। उसे बीच में कोई बिचौलिए, छोटी मोटी पार्टियां या इस तरीके का कोई इंटरफेस नहीं चाहिए। डायरेक्ट एंगेजमेंट विद पीपल, लोगों के साथ प्रत्यक्ष सीधा व्यवहार, यह केंद्र सरकार की रणनीति का एक अहम हिस्सा होगा राजनीतिक दृष्टि से। दूसरा, कोई भी ऐसा व्यक्ति या समूह जिसका हल्का सा भी झुकाव अलगाववाद या पाकिस्तान की तरफ है, उसके साथ कोई बातचीत केंद्र सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। तीसरी बात कि पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो दो वहां की प्रमुख पार्टियां मानी जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस कुल मिलाकर लगभग पूरी तरह से हाशिए पर है। पीडीपी और एनसी यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी धीरे धीरे हाशिए पर सिमट रही हैं। तो केंद्र सरकार इनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए हुए नहीं बैठा है, पर उसे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ और नई पार्टियां वहां पर खड़ी होंगी। लेकिन मैक्रो लेवल पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे प्रधानमंत्री ने पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को बातचीत के लिए बुलाया था, कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए अन्य दलों को भी बुलाया था, तो वह प्रक्रिया तो जारी रहेगी। लेकिन स्थानीय स्तर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप इसको और ज्यादा हाशिए पर सिमटते हुए देखेंगे। इनके साथ स्थानीय स्तर पर कोई बहुत ज्यादा एंगेजमेंट केंद्र सरकार करेगी ऐसा लगता नहीं। इसके अलावा डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी और इसमें और तेजी लाई जाएगी। हालांकि सेंसस डेटा जिसके आधार पर यह किया जा रहा है, उसमें तो लेकर कुछ आपत्तियां, कुछ सवाल, कुछ रिजर्वेशंस लोगों में थी, पर उसको किनारे रखते हुए डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी, क्योंकि और कोई डेटा, ऑथेंटिक डेटा उस तरीके से सरकार के पास नहीं है। डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज में सभी पार्टियों को इन्वॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है। और केंद्र सरकार की रणनीति ये रहेगी कि जम्मू कश्मीर के सभी छोटे बड़े जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबको डिलिमिटेशन की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जाए। तो इसके ऊपर भी काम लगातार जारी रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सिक्योरिटी सिनेरियो की, यानी सुरक्षा को लेकर क्या रणनीति रहेगी। सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बात यह है कि जमायत इस्लामी के ऊपर फोकस रहने वाला है। जमायत इस्लामी को लेकर अगस्त में पहले भी रेड्स मारी गई थी जमायत इस्लामी के ऑफिस पर। वो एक प्रतिबंधित संगठन है, उसे आप एक फाउंटेन हेड ऑफ टेररिज्म कह सकते हैं, एक आतंकवाद का मूल स्रोत कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। अभी अक्टूबर के अंत में अमित शाह जो हैं, उनके वापस आने के बाद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा समाप्त होने के बाद भी वहां एनआईए की रेड्स हुई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो केंद्र सरकार की एक एजेंसी है। तो लगभग 17 स्थानों पर उसने रेड की। इससे पहले 61 स्थानों पर अगस्त 8 और 9 को रेड हो चुकी है। तो जमायत इस्लामी का एक बड़ा अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर मौजूद है, ऐसा केंद्र सरकार को लगता है, और वो बैकबोन है। जितनी भी कुछ टेरर एक्टिविटीज को रिवाइव करने के प्रयास किए जा रहे हैं, उन सारे प्रयासों में उसकी एक अहम भूमिका है। इसलिए उसके ऊपर क्रैकडाउन और ज्यादा आप गंभीर क्रैकडाउन आप देखेंगे, सख्त क्रैकडाउन उसके ऊपर देखेंगे। इसके अलावा
एक और ट्रेंड जो केंद्र सरकार ने ऑब्जर्व किया है, जो केंद्र सरकार के नीतिकारों ने ऑब्जर्व किया है, वो ये है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का पैटर्न एक थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब स्मॉल आर्म्स का इस्तेमाल करके इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रिड इतना मजबूत हो चुका है कि जब भी वो कोई बड़ी वारदात करते थे तो उनका वहां से बच के निकलना बहुत मुश्किल होता था। तो इसलिए अब स्मॉल आर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जा रहा है, और इंडिविजुअल्स में भी जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनको टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है, नॉन लोकल्स को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में जो सिक्योरिटी को लेकर सरकार की रणनीति होगी वो इन चैलेंजेस को एड्रेस करेगी। और एक अंतिम बात, ये एक बड़ी चुनौती जो केंद्र सरकार को मिल रही है और जम्मू कश्मीर के प्रशासन को भी मिल रही है, जम्मू कश्मीर में सरकार जो भी करने का प्रयास कर रही है उन सभी प्रयासों को मिल रही है, वो ये है कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन में इतने सालों से अलगाववाद और पाकिस्तान के समर्थकों की तथा की एक अच्छी खासी संख्या है। तो उन्हें वो केंद्र सरकार के जो कार्यक्रम है, केंद्र सरकार के जो प्रयास हैं, उनको नीचे जमीन तक पहुंचने में काफी बाधाएं उत्पन्न करते हैं। आप उन्हें एक स्टम्बलिंग ब्लॉक कह सकते हैं। तो उसे इमीडिएटली टैकल करना संभव भी नहीं है, क्योंकि वो प्रशासन का हिस्सा है, लंबे समय से उसमें जुड़े हुए हैं। तो उसको लेकर एक ये चुनौती है जिसे केंद्र सरकार जिसका सामना कर रही है, और इसका हल निकालने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो इसका हल कैसे निकालेगी केंद्र सरकार, ये आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे। पर बहरहाल कश्मीर को लेकर ये भविष्य की रणनीति रहने वाली है। कुछ बिंदु हमने आपके साथ साझा किए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जल्दी ही हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे एक नए वीडियो कॉल में। नमस्कार।